सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। कुछ ही देर पहले आप पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की गुफ्तगू, उनकी मीडिया टॉक सुन रहे थे और उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि वो अब आइनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। पहले भी वो सिलेक्टेड थे और अब उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि वो अब एतमाद का वोट पहले ही हासिल नहीं कर पाए हैं सेनेट के इलेक्शन के अंदर ही। अब कल का दिन होगा अहम, जब सेनेट इलेक्शन होने जा रहा है। उस सेनेट इलेक्शन के लिए क्या सूरत हाल होगी, क्या गहमा गहमी होगी। आज भी अपोजिशन क्लियर नहीं है कि कल जो है वो होंगे या नहीं होंगे पूरी अपोजिशन, लेकिन एतमाद का वोट उन्होंने बहरहाल अपनी साइड से लेना है वजीर आजम से हवाले से। तो इस्लामाबाद की फजा इस वक्त, कल इलेक्शन हो गया सेनेट का, उसके बाद और अब कल आने वाला एतमाद का वोट है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल इस्लामाबाद की इस वक्त बन रही है। जितना जोर लगाया गया हफीज शेख साहब को हराने में, क्योंकि वो खुफिया बैलेटिंग था, अब जो शो ऑफ हैंड के जरिए अदम एतमाद का मामला है, उसमें क्या अपोजिशन किस तरह से रोल अदा कर रही है और खुद वजीर आजम और उनकी टीम वजीर आजम के लिए एतमाद के वोट के लिए क्या कर रही है? देखिए जी, कल जो इंतखाब था वो तो हो चुका और कल की हवाले से अगर हम ये देखें तो कल दो तरह के इसी असम्बली ने फ़ैसले लिए हैं। एक तो डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं वो हार गए, वो पीडीएम के उम्मीदवार के सामने थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंटर थी वो मुंतखब हो गई। तो एक ही वान ने दो अफराद के लिए अलग अलग अपना जो था वो वोट कास्ट किया। तो कल ही से बेचैनी जो है वो काफ़ी इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गर्दिश कर रही है और फिर कल शाम वज़ीर आज़म ने कुछ अपना जो ख़िताब था उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह सकते हैं कि खरी खरी सुनाते हुए उन्होंने फिर ख़ुद को एतमाद के लिए पेश कर दिया और साथ ही सदर पाकिस्तान ने असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया। कल दिन 12:15 बजे ये इजलास होगा और वज़ीर आज़म एतमाद का वोट हासिल करेंगे। एतमाद के वोट के हवाले से हमने जो आज मुख्तलिफ आइनी माहिरीन हैं उनसे जो बात की, उनके मुताबिक ये बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है या वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें कि वज़ीर आज़म के इंतखाब के अंदर और नो कॉन्फिडेंस के अंदर अपोजिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा अपोजिशन शोर शराबा करती है, वोट के लिए जाती है, सारा कुछ करती है, लेकिन इसमें अपोजिशन का किरदार ना होने के बराबर होता है। ताहम कल जो है वज़ीर आज़म के लिए सख्त दिन है कि उन्हें तमाम अपने अलाइज़ को अपने साथ रखना है, MQM को भी, GDA को भी और दीगर जो छोटी जमातें हैं उनको भी और काफ लीग को भी, फिर इन सब को खुश करते हुए कल उन्होंने बताना है अवाम को, पाकिस्तान को कि वो 172 अरकान की अक्सरियत रखते हैं। बात कर लेते हैं जनाब हमारे सीनियर एंकर पर्सन, उनसे पूछेंगे ये कि हमें अमीर साहब ये बताएं आप कि कल इंतखाब जो होने जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की कश्ती में सुराख हो चुका है, तो वाक़तन ये ऐसी ही सूरत हाल है? इसके बाद क्या वो टिक पाएंगे? क्या उनके पाँव लगने देगी अपोजिशन और पीडीएम? वाकई ये अगर छेद होता कश्ती में तो शायद बचत हो जाती है। वाकई बहुत बड़ा कश्ती में सुराख हो चुका है। वैसे तो इमरान खान खुद भी ऐसे कप्तान हैं एक जहाज़ के कि जो तुले हुए हैं कि उसको मैंने ग्लेशियर से टकराना ही टकराना है, लेकिन ये जो सुराख कर दिया ये अपोजिशन ने कर दिया है। अच्छा मुर्तज़ा साहब देखिए, ये जो वज़ीर आज़म ने फ़ौरन एक स्टंट किया कि मैं गैर मुतवक्किल स्टंट था, इसमें कोई शक नहीं है। हम फौरी तौर पे तवक्को नहीं कर रहे थे कि चंद घंटों के अंदर वज़ीर आज़म जो है वो ये कह देंगे कि भी मैं अब इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखाऊंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। जो डैमेज वज़ीर आज़म को हुआ है वो उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर उनके खिलाफ ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आती, वो उसका मुकाबला करते तो फिर तो समझ में आती बात। अब वो खुद ही खड़े हो गए कि मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहा हूँ, हालांकि उनको किसी ने कहा ही नहीं क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। अच्छा, एक इसका फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि अगले 6 माह तक शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये भी कानून है कि अब दोबारा कोई तहरीक पेश नहीं हो सकती वज़ीर आज़म के खिलाफ। अगर ये ठीक है तो उन्होंने कम अज़ कम
पहले चाल चल के देखें ना, ये भी तो सियासत में कारीगरी है ना कि आप इससे पहले कि आपका मुखालिफ चाल चले, आप उससे पहले उसके खिलाफ चाल चल दें। तो इसका मतलब एक तो ये कि वज़ीर आज़म को अब सियासत करना भी आ गया है और उन्होंने चाल चल दी है। इससे वो अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को ज़रूर ये तासुर देने की कोशिश करेंगे कि ये सब लोग मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं। और ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी जीता है ना, इसका मतलब है कि इसमें किसी ने जुल्लू फेर दिया है। अच्छा, कोई कंटेनर पे खड़े होके यहीं पे हमारे सामने वो हाँ, कहते यही होते बात थे तो कि बता रहा हूँ एक शख्स ने भी मुझे कह दिया है कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है वो चला तो मैं चला जाऊंगा। अब तो आप सूरत हाल सामने है। नहीं, हम तो देखें ना, वो 2014 हम यहाँ खड़े हुए हैं, बल्कि वो आजकल वो जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ज़रा ज़्यादा चलते हैं तो लोग समझते भी उसी ज़ुबान में। तो अगर हम ये कहें कि ये हैं गुलाम मुर्तज़ा और अमीर अब्बास, ये है पाकिस्तान की कौमी असम्बली और यहाँ कल वज़ीर आज़म के जो हक में या उनके खिलाफ जो है वो करारदाद आने वाली है। देखिए, वज़ीर आज़म जब यहाँ से चले थे, आप पारा से, आपको याद होगा, वो चलते चलते कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर यहाँ आके पहुँचे तो वो बार बार ऐसी बातें कहते थे कि उन्होंने बिल भी जलाए, उन्होंने महंगाई के ऊपर भी बात की कि नवाज शरीफ के ज़माने में भी महंगाई थी, कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है। तेल बढ़ता था, वो कहते थे नवाज शरीफ करप्ट है। इसी तरह से टैक्स चोरी के ऊपर वो कहते थे कि लोग टैक्स नहीं देते, इसका मतलब नवाज शरीफ करप्ट है। अब आप देखें 30%, ये अभी चंद दिन पहले की रिपोर्ट है, 30% डिक्लाइन हो गया है जो टैक्स फाइलर की रेशो थी, 30%। तो ये बहुत सारे आदाद शुमार ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म के अपने माजी के स्टांस के बरखिलाफ जा रही हैं। अब जाहिर बात है वो असम्बली से भले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, लेकिन 22 करोड़ लोगों का भी तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है ना खान साहब। ये असम्बली में तो गिने चुने लोग हैं आपके साथ हैं, 180 या 181, उनको तो आप अपने साथ मिला लेंगे क्योंकि वो इस वक्त पावर का हिस्सा है, वो इस वक्त पावर कॉरिडोर में, वो इस ताकतवर ऐवान में बैठे हुए, वो इसको नहीं छोड़ना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हमें 500 साल की इमरान खान इसमें गारंटी लेके दे दे बैठने की। जो 22 करोड़ लोग हैं वो खान साहब आहिस्ता आहिस्ता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। खुदारा उनको भी सुने, फिर 2023 में ये ऐवान नहीं होगा, फिर 2023 का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस वहां से होगा बैलेट बॉक्स पे। मीर साहब देखिए, ये तो काम कर लिया वज़ीर आज़म ने, कह रहे हैं कि बड़क मारी या स्टंट था सियासी कि जी में जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं कौमी असम्बली के कल के होने वाले इजलास के हवाले से और ऐवान में क्या सूरत हाल है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौस साहब आपके वक्त का। सर, PDM ने मिलकर कौमी असम्बली में नंबर ऑफ गेम कम होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवा लिया। अब मुस्लिम नून की अभी जो रहनुमा हैं, आपकी नायब सदर हैं, वो ये कह रही थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो हो चुका है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान बहरहाल वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो एक बाकायदा एक आइनी तरीक़ाकार उसके मुताबिक लेने जा रहे हैं। आपकी जमात इस सारे अमल में उसी तरह से हिस्सादार होगी जैसे आपने नंबर गेम कम होने के बावजूद अपना सेनेटर भी मुंतखब करवा लिया, वोट भी ज़्यादा ले लिए, या फिर आपकी जमात और PDM बाकी जो है वो इस सारे अमल में हिस्सा ही नहीं लेगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जी इमरान खान साहब वोट अकाउंट ले लेंगे। उसकी वजह ये है कि 18वीं तरमीम में ये जो भी बंदा ये लिखा गया है कि जो भी कोई रुकन असम्बली किसी पार्टी की टिकट आता है तो दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अगर वो उस पर अमल नहीं करेगा तो उसकी जो रुकनीयत है वो चैलेंज हो सकती है, ये कैंसिल कर सकती है। एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक बजट है और एक और चीज़ भी है, प्रेजेंट में नहीं आ रही। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर वो मेंबर वोट नहीं देता तो वो डिसक्वालीफाई हो सकता है, तो इसलिए वोट तो देंगे। लेकिन हमने अवाम को और ये दुनिया को बता दिया है कि खान साहब की पॉलिसियों से उसके अपने मेंबरान कितने मुतमईन हैं, और यही हमारी फतह है और इसी को लेकर हम अपनी तहरीक को आगे चलेंगे। और ये तहरीक वोट अकाउंट लेने कोई मैं नहीं रखता। अगर बैलेट में वो दिल में अंदर आपके साथ नहीं है तो फिर जब समझो कि वो आपके साथ नहीं है तो आपको जो है मतलब इज्जत से ये इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा कर देना चाहिए। और फिर जैसे मेरे एक दोस्त कभी कह रहे थे कि चंद लोग अगर कह दें या 200 लोग खड़े होकर कह दें कि इमरान खान इक़्तिदार छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। अब तो भाई आपके 16 अरकान असम्बली ने कह दिया कि आप इक़्तिदार छोड़ दें, तो बराए मेहरबानी आप छोड़ दें। लेकिन गौस साहब, एक सवाल यहाँ पर यह है कि आपकी जो अपनी मेंबर थी वो तो मद्दे मुकाबल 174 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ले लिए।
अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो पीडीएम के मुतफिका उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो वोट ज़्यादा ले गए। तो यहाँ तो फिर क्या पीपल्स पार्टी पर एतमाद ज़्यादा था, आप पर नहीं था कि आपको ही वोट नहीं मिले? और ये अभी मरियम साहबा फरमा रही थी कि उन्होंने टिकट्स के लिए कहा है कि अगले आने वाले इलेक्शन में टिकट्स अगर वो होंगे तो वो वोट दे सकते हैं। ये बात कल यूसुफ साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे। तो क्या वजह है कि फिर उसके बावजूद भी आपकी दूसरी मेंबर को उन लोगों ने वोट नहीं दिया? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने जिस पते के लिए ज़्यादा मेहनत की और खाने खिलाए और हर एक को इंडिविजुअली तौर पर मिले, चाहे आपके अपने थे या इत्तेहादी थी, वो उन्होंने सिर्फ नाम में हफीज शेख का लिया, खातून का तो नाम ही नहीं लिया। और हमने तो कैंडिडेट खड़ा किया था कि वो बिला मुकाबला, मतलब नौजा, हमें पता था कि हमारा नंबर गेम उसमें कम है, तो हमारी एक हल्के की इस्लामाबाद की एक हल्की की जनरल सेक्रेटरी है, तो हमने उसको उसके सामने किया। और हमने भी लॉबिंग जो की थी, या जो कोई जो इमरान को बावर कराया था कि देखने आप, हमें तो इससे IMF का एजेंडा हो गया, या दूसरा सभी शेख हो गए, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये एक मुल्क में इन्होंने तहलका मचाया हुआ है और सारी खराबी के ये जिम्मेदार लोग हैं, और इमरान खान उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपने देखा कि उसमें हो सकता है कि हफीज शेख की जाती भी लोगों को, जात से भी लोगों को अनाद हो, लेकिन इमरान खान की सरतोड़ कोशिश के बावजूद अगर वो 16 वोट के हार जाता है, जी, तो इसका मतलब यह है कि लोग इमरान खान पे ट्रस्ट जो है उनके अपने मेंबर का कम हो गया है। बिल्कुल तो सही है। ये अच्छा, उसके बाद ये ट्रस्ट जो कम अपनी हुआ है, मैं गौस साहब, नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर्स बाय असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम कुरैशी साहब, ट्रस्ट कम हुआ वजीर आजम पर। वजीर आजम कहते थे कि एक बंदे ने भी कहा तो मैं फिर इक़्तिदार छोड़ जाऊंगा। कल भी उन्होंने कहा कि मेरे लिए इक़्तिदार कोई मानी नहीं रखता, अक़दार जो हैं वो मानी रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बात की, इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल भी उस हवाले से दुख भरा आया और रद्द-ए-अमल सख्त भी आया। इदारों को अब इन सारी चीज़ों में वज़ीर आज़म इन्वॉल्व कर रहे हैं, इदारे आगे से जवाब दे रहे हैं। अब सुप्रीम लीडर वज़ीर आज़म हैं, उस सारे अमल के बावजूद आपके अपने कभी इत्तेहादी या फिर आपके मेंबर दूर हो रहे हैं, इदारों पर आप तनकीद कर रहे हैं, तो कहाँ लेकर जा रहे हैं इस वक्त आप पार्लियामान को, सियासत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किसी इदारे पर तनकीद नहीं की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन का, उस राय का, उस तजवीज का हवाला दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने शो ऑफ हैंड के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इलेक्शन आइन के मुताबिक करवाएं, लेकिन आप वोट की आइडेंटिफिकेशन के हवाले से कोई भी तरीकाकार वजह कर सकते हैं। और पहली स्टेटमेंट उस डिसीजन के बाद जो इलेक्शन कमीशन की आई थी वो यही थी कि इलेक्शन कमीशन का माहिरीन का वक्त बैठ गया। जब पाकिस्तान ने उनसे मुलाकात की, फवाद चौधरी, शफकत महमूद और दीगर लोगों ने, और BNI PMLN के लोगों ने भी उनसे मुलाकात की, तो इलेक्शन कमीशन ने यह दिया कि जी हम अपने माहिरीन के जरिए वो तरीकाकार वजह करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आइडेंटिफिकेशन वोट की हो सके, ट्रेसेबल वोट हो सके। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने विद इन डे अनाउंस कर दिया कि जी साहब का तरीकाकार के मुताबिक इलेक्शन होगा। उसका नुकसान क्या हुआ? आज ये सर, इलेक्शन कमीशन ने कुरैशी साहब ये भी तो कहा कि हम आइन से हट के कोई काम नहीं कर सकते। आज इलेक्शन कमीशन का जो रद्द-ए-अमल भी वजीर आजम के बयान के बाद आया है, उसमें उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन और कानून से हटकर कोई काम कर नहीं सकते। हमने भी उनसे जो प्रे की थी वो आइन से मामला नहीं की थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे पास एक ऐसा सुप्रीम इदारा है कि जहां पर आइन में किसी चीज की वजाहत की जरूरत हो, की राय को, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अथेंटिक समझा जाता है। ये भी आईने पाकिस्तान ने कहा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब हमारे ये पॉलिटिक्स के अरस्तू जो हमें बड़ी अकदार का, अखलाकियात का और उन चीजों का दर्द देते हैं जो इनके करीब से भी नहीं गुजरी। कि जी इमरान खान साहब तो कहते थे कि कुछ लोग कहेंगे तो मैं इक़्तिदार छोड़ दूंगा। बिल्कुल, अगर इमरान खान को कुछ लोग बुग़्ज़े इमरान में कह रहे हैं इक़्तिदार छोड़ दो, पाकिस्तान के करोड़ों लोग आज इमरान खान को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल हक पर थे। अगर वो लोग जिन्होंने इमरान खान के कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट किया आ जाए, ये मेरे जो दोस्त अभी टीवी पर उन लोगों को, और वो टीवी पर आकर कहें कि जी हमें इमरान खान से इख्तिलाफ था, हमने इसलिए यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया है, खुदा की कसम मैं बस और रुकने असेंबली रिजाइन कर दूंगा अपनी सीट से, तहरीक इंसाफ छोड़ दूंगा उसी दिन, अगर वो लोग आकर ये अनाउंस करें। वो मॉरल जुर्रत तो दिखाएं,
वो कौन से इतने बड़े साइंसदान हैं? इमरान खान के अगेंस्ट कैंडिडेट के खिलाफ वोट करते हैं, जरूरत नहीं करते पब्लिक में। सर, इमरान खान के कैंडिडेट के अगेंस्ट जो शख्स जिसने वोट किया है, इसका मतलब है वोट देने वाले तो आपकी साइड से थे, वो इत्तेहादी थे या आपकी जमात में थे? अभी मरियम नवाज साहबा बहुत बड़ा दावा करके गई हैं कि उन्होंने नून लीग के टिकट मांगे हैं, इसलिए वो लोग कल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दावा किया कि वो अपना मुस्तकबिल उन्होंने देखा है। हुजूर, किसी का जागते हुए ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। मरियम नवाज के पास यही चूरन रह गया बेचने के लिए। मैं मरियम नवाज को भी कहना चाहता हूँ, सही। अच्छा कुरैश साहब, मैं इस मजीद बात करते हैं। आपकी अपनी असम्बली यानी सूबाई असम्बली पंजाब की, उसमें अदम एतमाद के मामला शुरू होने वाले हैं, उस पर भी बात करते हैं। नुसरत सहर अब्बासी साहबा ने हमें ज्वाइन किया है, GDA की रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया। बड़ा एक मामला अजीब था कि नंबर गेम पूरे थे 65 सिंध के अंदर, 2 ऐलानियां चले गए, 63 उसके बाद भी सदरुद्दीन राशिदी साहब सेनेटर मुंतखब हो सकते थे, लेकिन उनके अपने हिस्से में 15 वोट आए, 14 तो आपके अपने थे। तो क्या वजह हुई? आपने अब कह भी दिया है कि PTI के लोगों के हवाले से चेक किया जाए जिन्होंने वोट नहीं दिया। ये हुआ क्या था मामला? नुसरत सहर अब्बासी साहबा। थैंक यू सो मच जी। मामला अब तो सब सामने आ चुका है और सारी दुनिया ने देख लिया और सबको पता था कि GDA के 14 मेंबर हैं और तीनों जो 2 पार्टी MQM और PTI, उनको ज्यादातर हम पर ही मुनस्सिर थे कि ये 14 वोट हैं। तो उनकी और हुआ भी, आपने देखा कि हमारे 14 वोटों की वजह से PTI और MQM अपनी सीटें आसानी निकाल कर ले गए। हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी PTI ने कि आपको 7 हम मेंबर्स देंगे, 7 मेंबर्स ऐसे देंगे कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे और आप पहले ही हमें गुड लक उन्होंने कह दिया था, गुड लक। अब वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो मेंबर्स थे वो खुद उनकी अपनी सफों में पता नहीं उन लोगों को जो 2 उनके अपने कैंडिडेट थे उन्होंने लेना पसंद नहीं किया कि क्या हुआ कि वो हमारे हिस्से में आए। अब हमारे हिस्से में आए जिसमें एक करीम कबूल भी था जो उधर भागा इधर जा रहा था, उसका भी हमें नहीं समझ आया। वो खुद बता रहा था वहां बैठ कर के मुझे पीपल्स पार्टी ने पहले 2 करोड़ की, फिर 5 करोड़ की, हम सब विटनेस है, हमारे सामने उसने बोला है, मुझे ऑफर चली गई। तो ये सारी चीजें थी और हम हैरान हो गए कि ये मेंबर्स, ठीक है, हमने कहा अगर है तो उन्होंने जरूर इन सबको किया हो, लेकिन आपने देख लिया सामने कि क्या हो गया कि हमें 15 वोट मिले और 6 मेंबर्स गड़बड़ कर गए। और वो चीज हमने फौरी तौर पर इमरान खान को कॉल भी की, कल लेटर भी लिखा कि भाई ये हमारे साथ हो गया। हम अगर हमारे 14 मेंबर्स ये तो उस वक्त हैरानी सामने आ गई थी जब आपके मुतफिका उम्मीदवार खातून और मुतफिका उम्मीदवार टेक्नोक्रेट पर जब 57 उन्होंने वोट लिए थे, 6 वोट उसी वक्त गायब हुए थे, तो तब ये शक हुआ कि कहीं ना कहीं अब GDA के हो जाएगी उनकी सीट पर। मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मेहमान हमारे साथ हैं, नाज़रीन आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं गौस साहब से बात करूंगा। गौस मोहम्मद साहब, इतनी ज़बरदस्त किस्म की अगर आपने नंबर गेम के इतने फ़र्क से कौमी असम्बली में जो मूव की वो कामयाब भी हो गई, यही काम पंजाब में निस्बतन ज़्यादा आसान था। यहाँ ज़्यादा खबरें थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या इत्तेहादी लोग जो हैं ज़्यादा नाराज़ हैं बुज़दार साहब से, इमरान साहब से, उस तरह का मामलात भी नहीं थे, आपसी बात कर रहे हैं। यहाँ क्यों आप सीट एडजस्टमेंट करके चीज़ों में निकल गए? क्या अब कोई तहरीके अदम एतमाद का प्लान पंजाब में पहले कर रहे हैं आप? देखिए जी, पहले तो वो मेरे भाई कह रहे थे ना कि जी जो जिन अरकान ने यूसुफ रज़ा को वोट दिए इनकी उनमें इतनी मॉरल करेज होनी चाहिए कि टीवी पे आकर के हमें इमरान खान के पॉलिसी के खिलाफ है। तो भाई आपके में प्लान है उनके हमें क्यों सुनाते हो? अपना जो गंद है अपना मलबा अपने हमारे पर क्यों डालते हो? अपनी तहकीकात करो, किसने दिया है, क्या कौन सी आपकी ब्लैक शीप्स हैं बिक गई हैं या किसी प्रेशर में आ गई। और दूसरे भी नुसरत सहर अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि कहते में बरा ने वोट दिया वो भी बिक गए। तो ये ऐसा तो आपको पता ये जो गिरक खुलती जाएगी, ये खुद नंगे होते जाएंगे और आखिरकार इनको ये इक़्तिदार छोड़ के भागना पड़ेगा। अवाम इनको छोड़ेंगे नहीं। हमारा मकसद देखो जमहूरियत को डिसिप्लाइज नहीं करना है,
हमें पॉलिसी से इख्तलाफ है, हमें उस्मान बुज़ार से भी इख्तलाफ हो सकता है, बल्कि हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन अगर एक काम चल रहा है तो उसको चलने देने चाहिए। अगर मेंबरान कोई उसमें खुद इजहार करेंगे कि उस्मान बुज़ार के खिलाफ अदम जमाल ले आना है, यकीनन उस पर बहस होगी। उनके अपने परवेज इलाही साहब लाई हैं उस्मान बुज़दार के, वो कितनी दफ़ा अपने इजहार कर चुके हैं कि जी सब अच्छा नहीं है, यहाँ यहाँ बहुत कुछ है, गवर्नेंस पूरे पुअर है, कई दफ़ा इजहार कर चुके हैं इस बात का। तो वो उस पर देखो, हम तो पोजीशन का काम यही होता है कि हुकूमत को सही सिफ्त में ले आना, और हम हुकूमत को सिफ्त पे डालने के लिए सही ट्रैक पे डालने की कोशिश करते हैं। हमारा कदम जो है सर ये काम नहीं है आपका कि तो मकसद है हुकूमत के खात्मे का है, नए इलेक्शन मुतालबा है सर, ट्रैक पे डालना तो वो सब नहीं है ना। आप कह रहे हैं सिलेक्टेड हुकूमत है, जाए जो हालात हैं तो नए इलेक्शन देखो की जानिब आया जाए। जी, ये 2.5 साल हमने बड़े कोशिश की कि ये चले, लेकिन नहीं चल सके। अब इस हम इसलिए कहें कि नए इलेक्शन कराए जाएं, क्योंकि हम इसलिए नए इलेक्शन का नाम ले रहे हैं कि बीच में एक ये थ्योरी चली थी कि उसमें कौमी हुकूमत बनाई जाए। हमारी पार्टी और कभी पीडीएम कौमी हुकूमत के हक में नहीं है। हम चाहते हैं कि बिल्कुल नया मैंडेट दिया जाए। हमारा वही शुरू से बयान है कि 18 के इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुआ है, सही और उस चोरी का ये इलाज है कि नए इलेक्शन कराया जाए, न कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। तो हम इसलिए कहते हैं कि इस हुकूमत से ये वो रिजाइन दे, सही। और रिजाइन अच्छा देगी हम लेकिन आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब कल बिलावल भुट्टो साहब की जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एक बड़ा अहम जो 2 लाइनें वो बार बार बोल रहे थे कि हम बताएंगे कि कहां से और कब अदम एतमाद कर रहे हैं। कहते आप करेंगे, आपका काम है, लेकिन हम बताएंगे जब हमने करना हुआ पीडीएम ने। तो उनका इशारा पहले भी और वो उनकी फरमाइश भी पीडीएम के अंदर ये थी कि पंजाब से उसका आगाज किया जाए, जहां पर आप असम्बली में मेंबर मौजूद हैं। सर अगर असम्बली पंजाब के अंदर ये सीट एडजस्टमेंट के मामलात ना होते तो यहाँ तो फिर कौमी असम्बली से बड़ा सरप्राइज ना आ जाता, और फिर अगले आने वाले वक्त में यहाँ भी आपकी असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद का मामला उठता। कुरैशी साहब देखिए जी, मैं तो वेलकम करता हूँ बिलावल भुट्टो साहब को कि वो पंजाब में अपना जोर आजमाई करे, क्योंकि पंजाब से उनका जो बोरिया बिस्तर गोल किया था, ये वही खातून उनके साथ आज खड़ी होती हैं, मरियम नवाज और इनकी फैमिली ने। इनके तमाम उन लोगों को जो लाहौर में बड़े सियासी कदावर लोग थे, चौधरी अफजाल एहसन, मियां मसबाउर रहमान, चंद साहब, जहांगीर बदर, इन सब की जो पॉलिटिकल नसबंदी की थी वो पीएमएलए ने की थी पंजाब में और लाहौर में। तो बिलावल साहब को बड़ा अच्छा मौका है कि वो आए। दूसरा मैं और कहूंगा कि इन्होंने उन वोट देने वाले लोगों को जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, खुद गंद करार दे दिया। इन्होंने फरमाया कि जी आपका गंद है, आप संभाले। ये गंद जिसका भी है, खाया आपने है। ये तारीख का जो मौलिक लिखेगा, ये गंद खाने में आपका नाम सरे फहरिस्त होगा। और जहां तक बात है पंजाब की, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में तमाम लोग इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो लोग जैब किए गए उनसे बड़ा काम किया। आसिफ ज़रदारी नदीम का कुरैशी बड़ा साहब कौम है कि वो बड़ा पैसे के अजीब मामला है दौर पे नदीम साहब सब के कुछ कर सिंध सकते के हैं। अंदर भी और मैं पाकिस्तान कर तहरीक करूं, इंसाफ के हर लोग जगह भी गायब हुए हैं, मरकज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी गायब हो रहे हैं। तो ये बड़ी मैं अजीब आपको बात है एक कि मुदस्सिर, मैं आपको एक अर्ज करूं, किसी भी हम सारे लोग एक ही मुआशरे का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि तरीके इंसाफ के लोग यूरोप से यहाँ आए हो, वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा है। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इंट्रो में ठीक कहा, हमारी खवातीन निशस्तफा ने वोट किया, वो भी वही लोग थे। वो मरियम नवाज सही। की उस बात की, उस झूठ की, उस फ्रॉड की, उस धोखे की, पॉपुलरिटी का चक्कर देने के लिए, उस गेम की। सही। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। नुसरत साहब अब्बासी साहबा हमारे साथ हैं। नुसरत साहबा, वज़ीर आज़म के एतमाद के लिए जीटीए पहले भी थे, अब भी वो कर रही है, लेकिन बहरहाल आपके एतमाद को ठेस हुई क्योंकि एक नंबर गेम वहीं पर चेंज हो गई। जब मैं ब्रेक से पहले बता रहा था 57 यानी कि 57 वोट टेक्नोक्रेट और ख़वातीन वोट के लिए थे, तो दूसरा जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात हुए। अच्छा, गौस मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। गौस मोहम्मद साहब, एक चीज़ जो यहाँ पर बड़ी अहम है वो ये है कि अब अगला जो पाकिस्तान मुस्लिम नून का और पीडीएम का वो मूव क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एतमाद के वोट के मामलात हो जाएंगे, आगे क्या है? क्योंकि कल का दिन ये होगा 6 तारीख, 12 तारीख को चेयरमैन सेनेट के लिए, और फिर 18 तारीख को पंजाब का फिर वही इलेक्शन जो है वो डस्का का होने जा रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम नून का प्लान आगे क्या बन रहा है? देखिए जी, अगले चंद दिन में पीडीएम का वो एक सरबराही इजलास होगा, और उसमें फैसले होंगे कि अगला स्टेप क्या लेना है। क्या हमने इस पे उस पे धरना और उस पे लॉन्ग मार्च
की तरफ जाना है। उस पर तो खैर फैसला हो चुका है, डेट भी तय हो चुकी है। क्या उससे पहले एक चीज़ है कि अदम एतमाद एक दफ़ा हो जाए और उस पर नाकाम हो जाए तो फिर 6 महीने के अंदर नहीं हो सकती। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन एतमाद के वोट के मतलब ये नहीं है कि 6 महीने के बाद अगर एतमाद ले लेते हैं तो हम उसको 6 महीने में के बाद नहीं ले सकते। इसके मतलब कोई आइन में दर्ज नहीं है, ठीक है। तो ये एक इस पे भी सोचा जा सकता है, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है वो पीडीएम जो तय करेगी। 12 जैसे एक मेरे दोस्त कह रहे थे कि अभी कश्ती में जो है वो सुराख हो गया है, तो कुछ थोड़ा टाइम लगेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये हुकूमत गिर जाएगी। और फिर हमारी ये कोशिश है और सबकी, इस पे जरदारी साहब भी अब आ गए हैं कि जी हमें अब ये हुकूमत जब गिरती है तो हमें नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना होगा, ताकि अवाम को जो फ्रेश मैंडेट दिया जाए और हम पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जिसको मैंडेट दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो फिर जिसको मैंडेट दें वही हुकूमत बनाए और फिर वही जो अवामी हुकूमत होती है वही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। लेकिन गौस साहब, मैंने देखा इल्ज़ाम ये आप पर, इल्ज़ाम आपकी जमात पर, आपके इत्तेहाद जो पीडीएम का इत्तेहाद है उस पर कि आपको ये निज़ाम सूट करता था कि आप ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करी, इसलिए वज़ीर आज़म कह रहे हैं हम बार बार इस निज़ाम को बदलने की बात करते रहे लेकिन जिसको ना बदला जा सका। कल उनका वही एग्रेशन था। तो ये निज़ाम सूट करता था आप लोगों को कि ख़रीदो फ़रोख्त हो सकती है, नंबर गेम तब्दील हो सकता है। और अब इसी निज़ाम के तहत अगर आपका चेयरमैन सेनेट 53 वोट होने के बावजूद भी ना बना तो फिर आप क्या कहेंगे कि किसी इस्टेब्लिशमेंट ने, किसी खलाई मखलूक ने आके ये कर दिया है, या वहाँ भी किसी की ज़मीर जाग कर आपके ख़िलाफ़ वोट दे गया, तो फिर क्या होगा? देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी स्पीच करते हैं वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि पूरी पाकिस्तान में एक मैं पाक साफ बंदा हूँ, मैं सादिक कमीनी हूँ, बाकी सारे करप्ट हैं। और ख़ास तौर पे जो पोजीशन है उसमें मुस्लिम लीग नून है या जेयूआई है या पीपल्स पार्टी, ये सारे करप्ट हैं और दूध का धुला वो जो है ना वो मैं हूँ। हमेशा यही शो करने की कोशिश करते हैं और बड़ा अग्रेसिव एटीट्यूड होता है। उसमें ये नहीं देखते कि मैं किसको जो है वो गाली दे रहा हूँ या किसको। अब इलेक्शन कमीशन को इस तरह मतलब जानबदार कहना या पोलिटिसाइज करने की क्या ज़रूरत थी। एक यही इदारा रह गया था, इसको भी इन्होंने पोलिटिसाइज कर दिया, मजबूरन उनको इजलास बुला के जवाब देना पड़ा। तो ये एक अजीब एक क्या कहते हैं लोगों का टोला है इलेक्शन जिनको कमीशन पर तो हुकूमत ना एतराज़ कर आप पाता भी है। कहते हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी कहा था जब डस्का के इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से नाकाम हो चुका है, वो उसकी ड्यूटी थी, वो कुछ नहीं कर सका है। तो वो एतराज़ तो आपने भी किया था। इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसकी अगर ड्यूटीज़ के हवाले से एतराज़ आप कर सकते हैं, आप खुद जो है वो मेंबर पार्लियामान आप भी कर सकते हैं, कोई और बंदा भी उठकर कर सकता है। इदारे पर तो एतराज़ हो सकता है सर। यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो जो कुछ कहा गया, आपकी अपनी जमात के लोगों ने जो जो कुछ कहा गया, बुत तक कह दिया गया जजेस की जानिब से, जजेस को आपकी जानिब से, तो ये तो इदारों पर तो ये बात कोई नई बात तो नहीं है। ठीक है जी, तो हमारा ये वचन है कि अगर ये मुखलिस हैं, अगर ये चाहते हैं कि मुखलिस हैं कि जी ये सपोज मैं मिसाल लेता हूँ कि जी वोट जो है ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए या एक बैलेट पेपर ऐसा होना चाहिए जिसका बाद में पता चले, तो इसके लिए आइन में तरमीम की ज़रूरत थी। और आइन तरमीम जो है वो किस तरह हमारा अपोजिशन से बात करते कि जी हम तरमीम करना चाहते हैं, कन्विंस करते हैं अपोजिशन के साथ। तरीकाकार वही था, तो वो सही कह रहे हैं कि जो पार्लियामान फैसला करती तरीकाकार वो होता, लेकिन ऑर्डिनेंस और ये इस तरह के अहकामात से बहरहाल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़। तो बहुत शुक्रिया सब, मैं वक्त भी ख़त्म हो रहा है, आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और अब थोड़ा सा अवामी मामलात के हवाले से बात करेंगे। कराची में इस वक्त जो है वो पोल्ट्री की कीमत अचानक बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिनों से बढ़ गई है और कुछ जगहों पर अब 400 से 500 के दरमियान चिकन का गोश्त वो बिक रहा है। चिकन इस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हो गई, हम बात भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर ये क्या हो गया है कि मुर्गियाँ उड़ रही हैं, पर लग गए हैं कि ये कीमतें काबू में नहीं आ रही? सर एक तो प्रोडक्शन कम है और दूसरा डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आपने देखा होगा कि इस वक्त दोपहर में और शाम में जो है वो शादियों का काफी प्रेशर है। ये ऐसा हमेशा होता है कि शबान और रजब और शबान के महीनों में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जब ये टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है तो उसमें जो शरह-ए-अमवात है वो कोई 5 से 10% वो भी बढ़ जाती है। तो इस वक्त सप्लाई पीछे से कम है और डिमांड ज्यादा है, उसकी वजह से ये रेट्स जो है वो बेहतर हुए हैं।
अच्छा नहीं, वो आपके लिए तो बेहतर हुए हैं सर रेट, लेकिन आम आदमी के लिए वो रेट बेहतर नहीं, वो तो बहुत मुश्किलात में है। लेकिन हमारे लिए बेहतर इसलिए हुआ है कि पिछले 6 महीने से पोल्ट्री फार्मर नुकसान कर रहा है, बेहतर हुए, मैं यही कहूंगा। जी सही, जी, नहीं ठीक है, बताइए। बिल्कुल आपका नुकसान हुआ क्योंकि पिछले साल के अंदर जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा आपके लिए मार्च से लेके प्रॉब्लम रही। लेकिन सर ये को कीमतें को कम आएंगी या इसी तरह से ये कीमतें बढ़ती रहेंगी? अगर 30 से 35 दिनों में तैयार होने वाला चूजा, वो डिमांड और सप्लाई में फ़र्क क्यों आया फिर? सर मैंने आपसे कहा ना कि डिमांड बढ़ी है और सप्लाई पीछे से कम हो रही है, क्योंकि शादियां जो रुकी रही हैं कोविड के जमाने में, आप ये देख लें कि जितने भी कराची के अंदर बहुत कम सुबह में दोपहर में शादी होती थी, अब कराची में भी खासी हो रही है। पंजाब में भी इसी तरीके से कि जहाँ शादियां शाम में होती थी वो दोपहर और शाम में हो रही हैं, और ये इसका प्रेशर जो है ये मैंने आपसे कहा कि रजब और शहबान में रहता है, और उसके बाद जब इसका सिलसिला कुछ कम होगा तो रेट अपने आप ही नीचे आएगा। रमजान में वैसे महंगाई पाकिस्तान में हो जाती है सिद्दीकी साहब, तो इसका मतलब है ये ईद तक जो है इसका रेट रहेगा। मैं आपको नहीं, हम 10-15 दिन पहले जो 10-15 दिन है हमेशा उसमें डिमांड कम होती है। ठीक है, तो ये से सप्लाई पे कोई भी नहीं रोक सकता, हम एक दिन भी मुर्गी को अपने पास नहीं रोक सकते सर। सही, वो तो आपके लिए निकालना होगा 35 से 40 दिन, वरना वो चूजे जो हैं वो शायद कुछ और ही रूप इख्तियार कर जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल मारूफ सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान एसोसिएशन। और ये कहा जा रहा है कि अब डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने से इसकी कीमतें अब वो बढ़ गई हैं। अब देखना यह है कि क्या इन कीमतों को कहीं यहीं को स्टेबिलिटी आएगी, या फिर रजब और शाबान की जो बात की जा रही है, यानी कि अब करीब 1 से 1.5 महीना आपको महंगी चिकन ही खाने को मिलेगी, या फिर दाल सब्जी पर गुजारा होगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद इस दुआ तवक्को के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दिन और रात बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।